दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छठी झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न में जो 2016 में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाट मुंडा नहीं थे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी। दोस्तों, नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। दोस्तों, वार्षिक कर की राशि कितनी थी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 रुपये। कितनी थी? 6000 रुपये। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उड़ाव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। दोस्तों, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उड़ाव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगा था। अगला सवाल है दोस्तों कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उपप्रधान कौन था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारनिक था। क्या था? पारानिक। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी प्रदान किया था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस विल्किंसन ने। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है। पहला कहता है कि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया। दूसरा कहता है कि पंचायती राज का समर्थन किया। तीसरा कहता है कि जातीय प्रथा का समर्थन किया। और चौथा कहता है कि मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज का समर्थन किया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुईहारंस। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना ही बैगा का कार्य है। अगला सवाल है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। दोस्तों, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय हम सभी जानते हैं खेती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असुरी। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी को। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। ठीक है, किसे। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट एक्का को। अगला सवाल कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि मारंग गोमके किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम नारायण खल को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है। ठीक है, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवर धन के महिमा में। अगला सवाल कहता है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका।
अगला सवाल कहता है कि हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड के द्वारा ही आदिवासी उन्नति के लिए लाया गया हिल असेंबली प्लान। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुपला। अगला सवाल है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकमू। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि लांगड़े क्या है? तो दोस्तों लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। अगला सवाल है कि कजली कब गाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु में ही कजली गाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है कि टांगीनाथ केंद्र था। तो हमारा जवाब हो जाएगा पशुपता संप्रदाय। अगला सवाल कहता है कि धूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ाव की। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणेंद्र ही गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। अगला सवाल कहता है कि कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलेमान मुर्मू। अगला सवाल कहता है कि खेरवाल बांसो धोरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांझी रामदास टुडू। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। दोस्तों अगला सवाल है कि किस साहित्यकार की जन्मतिथि 2016 में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन कितने में? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1926 में। अगला सवाल कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग करके हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड की पहला महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्की प्रधान। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर 6वां था। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु हिरन। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमलता अग्रवाल। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में ही अवस्थित है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 46। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि धारा 46 के तहत बेदखल के समय डैश वर्ष है, एक मिनट, डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति होने के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंटकटीदार को क्या प्राप्त है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार जो है अपवर्जित है।
अगला सवाल कहता है दोस्तों कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भूयहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, किसे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूत खेत को। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां क्या? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो, अर्थात आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहस्तांतरणीय होगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, किस धारा के तहत? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 10 के तहत। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्त रद्द करने के योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक कृषि अगर न किया गया हो। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में भी, और हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में भी, और रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में भी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो दोस्तों भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, इसे भी। जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में तो मान्यता मिली है, इसे भी। और पट्टा अधिकार का मालिक भी माना जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऊपर के सभी ही माने जाते हैं। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोध बराकर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर निर्मित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि तुराम डीह में किस खनिज का खनन होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। ठीक है, तुराम डीह में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का। अगला सवाल कहता है कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क खनन के लिए। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिले में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.08 हेक्टेयर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, जिले में है, किस जिले में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर भैरा। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या रखा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100% विद्युतीकरण 2017 तक। अगला सवाल कहता है दोस्तों
कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर? 5 वर्ष। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो कितनी दोस्तों? तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 करोड़ रुपए। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 2008 को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश 1 वर्ष में होगी। तो दोस्तों 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होगी। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो है ये कब लागू हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015 को ही झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस के सहयोग से हुआ था। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुपुदाना रांची में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है डैश में कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदित्यपुर में। अगला सवाल कहता है कि बिहार स्पॉन्जर आयन संयंत्र जो है अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांडिल पर। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। दोस्तों झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11,000। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016। अगला सवाल कहता है कि झारखंड ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिक के लाभों के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2014। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष में की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2011। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि CMPA कैंपा से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में डैश वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य में ही मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है राष्ट्रीय हरित मिशन। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण डैश में गठित की है। ठीक है, कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो है डैश में गठित की गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 में गठित की गई है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2013 में शुरू किया गया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत। अगला सवाल कहता है दोस्तों किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अगला सवाल कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014।
अगला सवाल कहता है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरायकेला खरसावां। अगला सवाल कहता है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल की आग। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में जंगलों के सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। अगला सवाल कहता है कि NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष में गठित की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में गठित की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो दोस्तों जिला दंडाधिकारी में से या फिर जिला समहर्ता में से कोई एक, या तो जिला दंडाधिकारी या जिला समहर्ता। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक हो जाएगा हमारा जवाब। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य कार्य है। दोस्तों आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र या सृजन का मुख्य कार्य जो है ये क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र भी और जागरूकता फैलाना भी और स्थानीय अवस्था के आधार पर जानकारी प्रदान करना भी। अगला सवाल कहता है कि इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। कब? 2010 में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन धारा डैश राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए, धारा 14 का 1। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कसमार में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CCL। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2016 का पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोन उराव को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन मरांडी को। अगला सवाल कहता है कि सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह क्या था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा मलूटी मंदिर को। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन तेल। अगला सवाल कहता है कि ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम सिंहभूम से।